अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैंने सोच लिया था कि मैं इस औरत के साथ ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा और अगले शहर मुजफ्फरनगर में उतर जाऊंगा। मैंने उस औरत से यूं ही बातें करने की गर्ज से कहा, लुधियाना में तो आपकी बहुत बड़ी कोठी होगी, आखिर आप पुलिस के सबसे बड़े अफसर की पत्नी हैं। उसने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, हमारी सरकारी कोठी तो अम्बाले में है, मगर मैं लुधियाना अपनी माता जी के पास जा रही हूँ। मैं सोचने लगा कि अगर मैं इस औरत के साथ बैठकर लुधियाने तक चला भी जाऊं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास मेरी तस्वीर तो नहीं है। इंटेलिजेंस के आदमी ने तो मेरी शिकल ही देखी थी और मेरा हुलिया ज़्यादा से ज़्यादा मेरठ की पुलिस वालों तक ही महदूद होगा। ये औरत बहुत बड़े पुलिस अफसर की बीवी है और मुझ पर कुछ मेहरबान भी लगती है। कम अज़ कम इसकी बातों और मेरे साथ जो उसका रवैया था, उससे तो यही ज़हर होता था। इस एतबार से मैं उसके पास एक तरह से महफूज भी था। उसके साथ वाली सीट पर मुझे बैठा देखकर कोई पुलिस वाला उससे पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता था कि मैं कौन हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि लुधियाने तक इस औरत की गाड़ी में बैठकर जाना चाहिए, लेकिन मैं अब भी बड़ा हैरान था कि ये औरत रात के वक्त अकेली घर से दूर जाने के लिए कैसे निकल आई थी। मैंने उसको मजीद टटोलने की गर्ज से कहा, मैडम यह रास्ता बड़ा वीरान है, रात को यहाँ डाकू वगैरह भी आ सकते हैं। वो भले तुम क्यों फिक्र करते हो, मेरे पास भरा हुआ पिस्तौल हर वक्त मौजूद होता है। उसने एक हाथ से अपने सामने वाला डैशबोर्ड खोलकर मुझे अंदर रखा हुआ पिस्तौल दिखाया। इसमें 12 गोलियां भरी हुई हैं। वो असल में रिवॉल्वर था जिसको वो पिस्तौल कह रही थी। असले की पहचान उसे मुझे ज़्यादा थी। उसने गाने की टेप बंद कर दी थी। कहने लगी, यार मुझे एक और सिगरेट सुलगा कर दो। मैंने उसे दूसरा सिगरेट सुलगा कर दिया तो कहने लगी, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, लुधियाना में कहाँ रहते हो, शक्ल सूरत से तो तुम मुझे कोई स्टूडेंट लगते हो। मैंने कहा, यस मैडम, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में बीए का स्टूडेंट हूँ। यह मेरा फाइनल ईयर है। उस कॉलेज का नाम मैंने इसलिए दिया था कि गवर्नमेंट कॉलेज हर शहर में होता है। गाड़ी शहर के दरमियान से गुजर गई थी। अब आगे सहारनपुर शहर आने वाला था। वो बोली, तुम्हें ड्राइविंग आती है? ड्राइविंग मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मुझे हेवी व्हीकल की ड्राइविंग भी सिखाई गई थी। कार तो मैं लाहौर में भी चला लिया करता था। मैंने कहा, हाँ जी, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। उसने गाड़ी सड़क के किनारे जाकर रोक दिया और जमाई लेकर बोली, मुझे नींद आ रही है, आगे तुम गाड़ी चलाओ। मैं सोच में पड़ गया कि अगर आगे पुलिस के किसी सिपाही ने रोक लिया तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ये मेरी गाड़ी है। इस मसले को उस औरत ने खुद ही हल कर दिया। उसने पर्स में से आईजी पुलिस का कार्ड निकाल कर मुझे दिया और कहा कि अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला रोके तो उसे ये कार्ड दिखा देना, वो भाग जाएगा। अब मेरी तसल्ली हो गई। मैं गाड़ी ड्राइव करने लगा। मैं इस बात पर बड़ा हैरान हो रहा था कि मशरकी पंजाब के सबसे बड़े पुलिस अफसर की बीवी यूं अकेली घर से निकल पड़ी है और इसके खामन को भी पता नहीं है। अगर उसे मालूम होता तो वो आगे पुलिस को इतला कर देता कि मेरी बीवी की हिफाजत की जाए। वो अपनी मर्जी से यह नाराज होकर लुधियाने जा रही है। ये औरत सिख थी और इसने मुझे अपना नाम हरपाल कौर ढल्लू बताया था। ढल्लू इसके आईजी पुलिस कमांड की जात थी। अपनी शक्ल शुबात और बातों से मुझे वो कुछ दूसरी किस्म की औरत लगती थी, मगर मुझे इसके किरदार के किसी भी पहलू से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ यह चाहता था कि किसी तरह मैं इस इलाके से निकल जाऊं और पुलिस की दस्तरस से बाहर जाऊं। इसके लिए कुदरत ने मुझे एक हैरत अंगेज मौका फराहम कर दिया था, यानी कि पुलिस मेरी हिफाजत कर रही थी। हरपाल कौर पिछली सीट पर सो गई थी। कार जीटी रोड पर मुजफ्फरगढ़ को पीछे छोड़ने के बाद अब सहारनपुर की तरफ बढ़ रही थी। सड़क वीरान और अंधेरी थी। कार की हेडलाइट सड़क से नजर आती थी। यहाँ सड़क के किनारे बिजली के खंभे भी नहीं थे। मैं दरमियानी रफ्तार से गाड़ी ले जा रहा था। अचानक सड़क पर दरख्त का बहुत बड़ा तना बिल्कुल दरमियान में पड़ा नजर आ गया। मैंने वहीं ब्रेक लगाया। ब्रेक यकदम लगाने से हरपाल कौर की आंख खुल गई। उसने पीछे से नींद भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ है, ब्रेक क्यों लगा दिया? मैं अभी उसको जवाब देने ही वाला था कि अचानक दो आदमी मेरी खिड़की के सामने आया। उन्होंने मुंह पर कपड़ा लिपेट रखा था। एक ने राइफल का बट जोर से मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा और राइफल की नाली मेरी कनपटी से लगाकर कहा, जो कुछ माल पानी है निकाल दो। हरपाल कौर ने जब देखा कि डाकू आ गए हैं तो घबराने की बजाय उसने बड़े रौब से कहा, मैं आईजी पुलिस करतार सिंह ढल्लू की बीवी हूँ।
सीधी तरह जिधर से आए हो उधर चले जाओ, नहीं तो सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। दूसरे डाकू के पीछे दरख्त के पास एक और डाकू बंदूक ताने खड़ा था। उसने आवाज देकर कहा, अंदर औरत भी है। तीसरे डाकू ने सुना तो वहीं से आवाज दिया, अरे औरत को निकाल कर ले चलते हैं। जिस डाकू ने मेरी कनपटी के साथ राइफल की नाली लगाई हुई थी, उसने अंदर हाथ करके खिड़की खोल दिया और मुझे बाहर निकलने को कहा। मैं बाहर निकल आया। उन्होंने हरपाल कौर को भी गाड़ी से निकाल लिया। हरपाल कौर डाकुओं को गालियां देने लगी। मुझे इतना पता था कि कौर का रिवॉल्वर डैशबोर्ड में है, मगर डाकू ने मुझे डैशबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाने की मोहलत नहीं दी थी। अब सूरत हाल का नक्शा ऐसा था कि एक डाकू राइफल की नाल मेरी गर्दन से लगाए मेरे पास खड़ा था। एक डाकू कार की तलाशी ले रहा था। जो डाकू कार की तलाशी ले रहा था, उसने डैशबोर्ड में से रिवॉल्वर निकाल कर कहा, अरे ये पिस्तौल भी है। रिवॉल्वर उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब डाकू हरपाल कौर को अपने साथ ले जाने के लिए उसे खींचने लगे। हरपाल कौर ने चीख कर मुझे कहा, तुम मर्द हो क्या? इन डाकू में से किसी को खबर नहीं थी कि उनकी मौत उनके सरों पर मंडरा रही है। उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके पास एक तरबियत याफ्ता कमांडो खड़ा है। वो मुझे इस औरत का एक आम ड्राइवर समझ रहे थे। चुनाचे जो डाकू हरपाल कौर को पकड़कर एक तरफ खींच रहे थे, उन्होंने अपनी बंदूकें या रफलें कंधों पर डाल रखी थीं। वहां दरख्तों के नीचे अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट्स अभी तक जल रही थीं। उनकी रोशनी के अक्स में मुझे एक एक चीज साफ नजर आ रही थी। जिस डाकू ने राइफल की नारी मेरी गर्दन के साथ लगाई हुई थी, वो बराबर मेरे पास ही खड़ा रहा। शायद वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसके साथी औरत को खींचकर सड़क से कुछ दूर ले जाएं, तो वह मुझे धक्का देकर खुद भी उनके पास चला जाए। लेकिन इस दौरान मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। शेख औरत ने मुझे ताना दिया था कि तुम मर्द होकर तमाशा देख रहे हो, तो मैं क्या हो गया है। मैं उसके ताने से बिल्कुल मुश्तिल नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उस वक्त अपनी हिकमत अमली तय कर चुका था। बस वो सिर्फ एक ही लम्हा था, जिस तरह बिजली चमक कर गायब हो जाती है। मैंने अपने उल्टे हाथ को एक खास जाविये से अपने पहलू में खड़े डाकू की राइफल की नाली पर जोर से मारा। राइफल उसके हाथ से गिर पड़ी। इसके साथ ही मैंने डाकू की नाफ पर लात मारी। वो है कहकर झुका तो मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लेकर एक झटका दिया। एक तरबियत याफ्ता कमांडो का एक ही झटका काफ़ी होता है। झटका देने से पहले मैंने उसकी गर्दन का रुख दूसरी तरफ कर दिया था। डाकू की गर्दन का मनका टूट चुका था। अंधेरे में दूसरे डाकू को मालूम न हो सका कि उनके साथी के साथ क्या हो गया है। वो कुछ फासले पर भी थे और वहाँ अंधेरा भी था। मैंने राइफल उठा लिया। इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड लगे होंगे। डाकू की सिर्फ हाय निकली थी। मुझे कुछ हैरत भी हुई थी कि उसके मुंह से हाय की आवाज़ क्यों निकली, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग के मुताबिक मुझे उसके नाव के नीचे एक ऐसे मकाम पर लात से ज़रब लगानी थी कि जहां ज़रब लगते ही आदमी को इस कदर शदीद तकलीफ होती है कि उसके मुंह से हाय भी नहीं निकलती। लेकिन ट्रेनिंग के बाद यह मेरा पहला असली ऑपरेशन था, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई थी। दरख्तों में मुझे दोनों डाकू अंधेरे में भी साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि अब मेरी आंखें एक कमांडो की अकाबी आंखों पर थीं। डाकू सिख औरत को बाजू से पकड़कर खींच रहे थे और वो जमीन पर बैठी हुई शोर कर रही थी। मैंने राइफल की नाली का रुख एक डाकू की तरफ किया, उसके सर को टारगेट की जद में लिया और फायर कर दिया। 303 की राइफल से फायर का धमाका हुआ और डाकू वहीं पीछे को गिर पड़ा। मैं उसी पोजीशन में खड़ा रहा। मैंने पलक झपकते ही सेफ्टी केज को आगे किया और दूसरे डाकू के सीने को शिस्त में लेकर ट्रिगर दबा दिया। दूसरे फायर का धमाका हुआ और तीसरा डाकू भी वहीं ढेर हो गया। मैंने राइफल वहीं फेंक दिया और दौड़कर सिख औरत को जमीन पर से उठाया, मगर अब वो परेशान होकर मुझे देख रही थी। तुमने फायर किए थे, मेरा पिस्तौल तुम्हें मिल गया था क्या? मैंने उसे उठाते हुए कहा, जी हाँ मैडम, रिवॉल्वर मैंने डैशबोर्ड से निकाल लिया था। मौका पाते ही मैंने इन पर फायर कर दिया। सिख औरत मेरी तारीफें करने लगी। जैसे डाकू की लाश कार के पास पड़ी थी और उसकी गर्दन का मनका मैंने तोड़ दिया था। सिख औरत का रिवॉल्वर उसके पास था। मैंने सिख औरत को गाड़ी में बिठाते हुए उसकी आंख बचाकर रिवॉल्वर डाकू की लाश के करीब से उठा लिया। मैं जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठा। गाड़ी का इंजन बंद था, हेडलाइट्स रोशन थी। मैंने लाइट्स बुझाकर इंजन स्टार्ट किया, लाइटें रोशन की और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर तेजी से निकाल कर आगे ले गया। सिख औरत के अभी तक हवास दुरुस्त नहीं हुए थे। वो मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी और पुलिस को बुरा भला कह रही थी। मैं सारी पुलिस को डिसमिस करा दूंगी,
मैं वही गुरु की कसम खाती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम बहादुरी न दिखाते तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर दबाया और कहा, कुंदन जी, मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। वो दाएं बाएं सर मार रही थी। नहीं नहीं, तुम बड़े जोधा हो। मेरा खामन तो बूढ़ा खोसट है। तुम्हारी जगह वो होता तो कुछ भी ना करता। मुझे तुम्हारे जैसा खामन चाहिए था। लुधियाना लेने दो, मैं सारी पुलिस गार्ड को लाइन हाजिर कर दूंगी। वो मशरकी पंजाब की पुलिस को गालियां देने लगी। फिर वो सिगरेट सुलगा कर पीने लगी और उसका रिवॉल्वर मैंने डैशबोर्ड के अंदर रखने की बजाय उसके ऊपर रख दिया था। उसने रिवॉल्वर उठाते हुए कहा, यह भी एन वक्त पर मैंने अपने पास रख लिया था। अगर साथ ना लाती या भूल जाती तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। उसने रिवॉल्वर को उलट पुलट कर देखा और हैरान होकर बोली, कुंदन जी, इसका सेफ्टी केज तो लाख है। तुमने फायर कैसे किया? मैंने कहा, मैंने फायर करने के बाद इसे लॉक कर दिया था। अच्छा हुआ कि उसने रिवॉल्वर का मैगजीन चैम्बर खोल कर नहीं देखा। अगर देखती तो उसमें पूरी की पूरी 12 गोलियां मौजूद थीं। एक भी गोली फायर नहीं हुई थी। मैं खामखा उसे नहीं बताना चाहता था कि मैंने डाकू के राइफल से उन्हें हलाक किया है और एक डाकू की गर्दन तोड़कर उसे मारा है। सीख औरत हरपाल कौर ने रिवॉल्वर डैशबोर्ड में रख दिया। फिर मेरे बाजू पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हारे लिए सिगरेट सुलगाऊं? जी नहीं शुक्रिया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो फिर मेरे सिगरेट का एक कश लगा लो। उसने अपनी उंगलियां मेरे मुंह के करीब कर दी। मैंने एक हल्का सा कश लिया और कहा, मैडम प्लीज, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता। कोई बात नहीं कुंदन जी, सहारनपुर के बाद मैं खुद ड्राइव करूंगी। इसके बाद वो फिर डाकुओं को और पुलिस को गालियां देने लगी। गाड़ी सहारनपुर शहर में दाखिल हो गई थी। अभी शहर की पहली सड़क में आए थे, बल्कि शहर में दाखिल हुए थे कि सड़क के किनारे की रोशनी में मुझे सड़क की दोनों जानब पुलिस की 4-5 गाड़ियां खड़ी नजर आई। पुलिस की पूरी गार्ड सड़क के दोनों जानब अटेंशन खड़ी थी। मैं यही समझा कि मेरी मुखबरी हो गई है और सहारनपुर की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए पूरी नफरी के साथ आन पहुंची है। एक सिख थानेदार की वर्दी में सड़क के दरमियान खड़ा हाथ का इशारा कर रहा था। इस दौरान हमारी गाड़ी सिख थानेदार के करीब पहुंचकर रुक गई थी। सिख औरत ने बड़ी शान से कहा, यह सब मेरी भगत के वास्ते आए हैं। मेरे बूढ़े खवन को पता चल गया होगा कि मैं घर से अकेली लुधियाने जा रही हूँ। मैंने नौकर को बता दिया था, बूढ़ा कोसट मेरे साथ कभी कहीं नहीं जाता। मैं अकेली जाती हूँ तो पुलिस को खबरदार कर देता है। सिख थानेदार ने हलपार कोर की सीट वाली खिड़की के पास आकर बड़े अदब से सलूट किया और पूछा, शर्मिती जी, आप हमारे आईजी साहब की पत्नी हैं, हम आपका स्वागत है। हरपाल कौर ने थानेदार को डांट कर कहा, रास्ते में हम पर डाका पड़ा है। डाकू मुझे अगवा करके ले जाना चाहते थे। ये मेरा कजन मेरे साथ न होता और पिस्तौल के फायर करके उन्हें ठिकाने न लगाता तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। सिख थानेदार ने उसी वक्त हवालदार और सब इंस्पेक्टर को बुलाकर हुक्म दिया कि रास्ते में डाकू ने वारदात की है, फौरन सारे इलाके को घेरे में ले लो। फिर उसने हरपाल कौर से पूछा, यह वारदात कहाँ हुई है मैडम? यहाँ से 15 मील पीछे। थानेदार ने उसी वक्त पुलिस की गार्ड पीछे रवाना कर दिया और हरपाल कौर से माफिया मांगने लगा कि ये हमारी गलती है, हमें माफ़ कर दें। डाकुओं का एक गिरोह हमारे हाथ से निकल गया है, वही ये वारदातें कर रहा है। हम अभी उन्हें पकड़कर आपके सामने पेश करेंगे। हरपाल कौर ने कहा, अब वहाँ तुम्हें उनकी लाशें ही मिलेंगी। थानेदार ने अदब से कहा, मैडम, हमें आईजी साहब का फ़ोन आ गया था, लुधियाने आपकी माता जी के घर तक हमारी पुलिस का स्क्वाड आपके साथ जाएगा। हरपाल कौर ने करख्त लहजे में थानेदार को डांटते हुए कहा, अब तुम्हारी स्क्वाड का क्या फ़ायदा? जो होना था वो तो हो गया। जब डाकू ने हमें पकड़ा था उस वक्त तुम्हारी पुलिस कहाँ थी? मैं तुम्हारी सारी पुलिस के कान पकड़वा दूंगी। लुधियाने जाते ही ढल्लू साहब को फ़ोन करती हूँ। थानेदार घबरा गया, वो शामदें करने लगा। हरपाल ने मुझे कहा, कुंदन जी गाड़ी चलाओ। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया। सहारनपुर से निकलने के बाद हमारी गाड़ी इस तरह जीटी रोड पर जा रही थी कि उसके आगे भी पुलिस की गाड़ी थी और पीछे भी मुसल्लह पुलिस की गार्ड आ रही थी। हरपाल कौर मेरी साथ वाली सीट पर बैठी मज़े से सिगरेट पी रही थी। कहने लगी, तुम थक गए हो तो मेरी सीट पर आ जाओ, मैं गाड़ी चलाती हूँ। तुम बेशक पिछली सीट पर लेट कर थोड़ी देर आराम कर लो, नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं वैसे ही पुलिस की हिरासत में था, मगर यह हिरासत मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक तरह से मेरी हिफाजत के लिए थी। दूसरी नींद अब मेरी गुलाम बन चुकी थी।
वो मेरे हुक्म की मुंतज़र रहती थी कि जब उसे हुक्म देता वो आती थी। ये मेरी कमांडो ट्रेनिंग का कमाल था और मेरे कमाल शाह का भी कमाल था। मैंने कहा, नहीं मैडम, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, मैं बड़े मज़े से गाड़ी चला रहा हूँ। हरपाल कौर ने मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, कुंदन जी, तुम मुझे मैडम ने कहो, मुझे हरपाल कहो, मुझे अच्छा लगेगा। वो अपने बुढ़े खामन की बुराइयां करने लगी। वो मरण जोगा शराब पी पी कर बर्बाद हो गया है। एक तो वैसे ही उम्र में मुझसे 30 साल बड़ा है। जानते हो कुंदन जी, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। बस मेरा गाना सुनने आया करता था। सरकार में उसकी बहुत चलती है। वजीरों मंत्रियों को उसने दोस्त बना रखा है। उनके हर जायज नाजायज काम कर देता है, इसलिए अभी तक रिटायर नहीं हुआ। जब से एक औरत ने यह कहा कि उसका खामंद उसका गाना सुनने आया करता था, तो सारी कहानी मेरी समझ में आ गई और इस औरत का सारा किरदार मेरे सामने वाज़ेह हो गया। अब औरत मेरे लिए कोई मुअम्मा नहीं थी। वो जो कुछ कर रही थी उसे ऐसा ही करना चाहिए था। अब सिर्फ मुझे उससे अपने आप को बचाना था, क्योंकि मैं उस रास्ते का मुसाफिर नहीं था जिस रास्ते पर वो मुझे ले जाना चाहती थी। मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि लुधियाने तक औरत के साथ चलूं कि अम्बाला पहुंचकर गाड़ी से उतर जाऊं और वहां से कोई ट्रेन लूं। अगरचा मैं एक तरह से पुलिस के हाथों महफूज था, फिर भी खतरा था कि पंजाब की पुलिस के पास मेरा हुलिया न पहुंच गया हो और मैं गिरफ्तार न हो जाऊं, क्योंकि इस तरह पुलिस की मैयत में ज़्यादा देर तक रहना मुनासिब नहीं था। किसी वक्त भी मेरा भाड़ा फूट सकता था। जब हमारी गाड़ी अम्बाले पहुंची तो वहां हम रुक गए। पुलिस ने हमारी खातर मदारा शुरू कर दिया। हमें बेहतरीन बर्तनों में चाय पिलवाई गई, साथ आला किस्म के बिस्कुट भी थे। मैंने मौका देकर हरपाल कौर से कहा, हरपाल जी, मेरा ख्याल है मैं अम्बाले ही उतर जाता हूँ। वो क्यों? हरपाल कौर ने परेशान सा होकर पूछा। मैंने कहा, मुझे याद आ गया है कि अम्बाले में मुझे अपने एक दोस्त को एक ज़रूरी पैगाम पहुंचाना है। आपके साथ अब पुलिस की पूरी गार्ड है, डर की कोई बात नहीं है। हम गाड़ी में ही बैठे थे। गाड़ी में अंधेरा सा था। हरपाल कौर ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, कुंदन जी, तुम्हें मेरी जान की कसम है, लुधियाने तक मेरे साथ चलो, फिर बेशक वहां से अपने घर चले जाना। मैं इनकार न कर सका। उस वक्त रात का पिछला पैर भी ढलने लगा था। थोड़ी देर अम्बाला में रुकने के बाद हम लुधियाने की तरफ चल पड़े। लुधियाना शहर की आबादी में हमारी गाड़ी पुलिस की गाड़ी की हिफाजत में दाखिल हुई, तो वहां से लुधियाना पुलिस के एक वैगन भी पुलिस के हिफाजती स्क्वाड में शामिल हुई थी। उस वक्त हरपाल कौर ने खुद से ट्रेनिंग संभाल लिया था और वह खुद ड्राइव कर रही थी। सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि मैं उसे कह न सका कि यहाँ गाड़ी रोको, मैं उतरना चाहता हूँ। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ थीं। मुझे यह खतरा था कि अगर मैं किसी जगह उतर गया तो पुलिस का कोई आदमी मेरे पीछे न लग जाए। आखिर मैंने यह फैसला किया कि इस औरत के घर तक ही जाना बेहतर है। वहाँ मैं मौका महल देख कर निकल जाऊँगा और जलंधर जाने वाली कोई बस, लॉरी या ट्रेन पकड़ लूँगा। हमारी गाड़ी शहर के फैशनेबल इलाके में आ गई थी। यहाँ कुशादा बगीचों वाली पुरानी टाइप की कोठियाँ थीं जिनके बरामदों में बल्ब जल रहे थे। उस वक्त तक अभी सूरज नहीं निकला था, मगर सुबह का नूर चारों तरफ झलकने लगा था। हरपाल कौर गाड़ी एक कोठी के अंदर ले गया और पोर्च में जाकर खड़ी कर दिया। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, कुंदन जी, तुम एक बहादुर नौजवान ही नहीं हो, तुमने मेरी जान भी बचाई है। मैं तुम्हें अपनी माता जी से ज़रूर मिलूंगी। पुलिस की गाड़ियां वहां से वापस चली गई थीं। हरपाल कौर ने मुझे एक सजे हुए बड़े हाल कमरे में बिठाया और किसी को आवाज़ दिया। एक नौकरानी दौड़ती हुई आंखें मलती हुई आई और हरपाल कौर को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माता जी जाग रही हैं। सरदार जी का 3-4 दफ़ा फ़ोन आ चुका है मेरठ से। हरपाल कौर ने नौकरानी को कोई जवाब न दिया। मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ कुंदन जी, मैं तुम्हें माता जी से मिलाती हूँ। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया जो बेडरूम में था। दीवारों पर शीशे में जुड़ी हुई सिखों के गुरु साहिबान की रंगीन तस्वीरें लगी थीं। सोफा सेट के साथ डबल बेड पर बूढ़ी औरत शेर की खाल जैसा पतला कंबल घुटनों तक लिए तकियों के सहारे नींद दराज थी। उसके बाल सफ़ेद थे और चेहरा झरियों से भरा हुआ था। ये हरपाल कौर की माता जी थी। सिर्फ एक बात उस बूढ़ी खतून में मुझे नुमायां और अलग नजर आई, और वो ये थी कि उसके बूढ़े होंठों पर पान की लाली जमी हुई थी। करीबी सुनहरी पानदान और बेड के पाए के पास उगालदान पड़ा था। हरपाल कौर को देखते ही वो औरत गुस्से में आ गई। हरपालू, तू हद से बढ़ती जा रही है। ढल्लों का मेरठ से कई बार फोन आ चुका है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आखिर तुझे रात के वक्त अकेले सफर करने की क्या जरूरत थी?